अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। 1994 में द्रोह काल के साथ अपने एक्टिंग का भोकाल शुरू किया और देखिए कोरोना काल आ गया, इनका भोकाल जारी है। आज हमारे साथ है मनोज बाजपेयी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। कैसे हैं आप? थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे हैं। जी 2000 देखिए फैमिली मैन तो आप 2006 में बन गए थे, लेकिन जो पहले पर्दे पे फैमिली मैन बने, एक सीजन सफलतापूर्वक निकल गया, दूसरा सीजन आ गया है। इतनी कामयाबी, इतनी हौसला अफजाई मिल रही है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा, मतलब हौसला अफजाई होती है, तारीफ होती है, शो को, आपके फिल्म को प्यार मिलता है और इतना ऐतिहासिक प्यार जो मिल रहा है, ये अभी तक किसी ओटीटी के शो ने देखा नहीं था। वो अपने आप में एक बहुत ही कमाल का है और मैं इसका हिस्सा हूँ, इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। देखिए कुछ किरदार ऐसे, कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जिनको देख के रोल लिखा जाता है, लेकिन आपको देख के तो कहानियां लिखी जाती हैं। मनोज जी, आपने अपने करियर में अभिनय से इतना साबित किया है, तो ये आपको लगता है कि मनोज बाजपेयी को लेकर ये कहानी बनाई गई? और अगर वो उसमें मनोज बाजपेयी जी ना होते तो शायद फैमिली मैन का ये औरा ना होता, ये औदा ना होता। मैं इतना ज्यादा अपने बाप को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं बहुत सारे जो ऑफर्स आए थे फैमिली मैन के पहले ओटीटी शोज के लिए, उन सबको मना कर चुका था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था उन सब कहानियों में या स्क्रिप्ट में जो नया हो या मैं उसमें कुछ नया कर पाऊँ। फैमिली मैन का ऑफर जब राज एंड डीके लेके आए थे, तो मुझे एक चीज लगा कि ये इसके साथ हम एक नई चीज कर सकते हैं। ये शो या कैरेक्टर जो है मुझे उस बात की इजाजत देगा या छूट देगा या आजादी देगा कि मैं एक ऐसा न सिर्फ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के बारे में सच्चाई बता पाए, उन लोगों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके जीवन के बारे में, न सिर्फ उनके बारे में पता चले, बल्कि ये भी पता चले कि वो किस हालात में काम करते हैं। तो ये अगर हमने ये शो अच्छे से बना दिया और अच्छे से परफॉर्म कर दिया, तो ये काफी सक्सेसफुल हो सकता है या लोग इसे बहुत पसंद कर सकते हैं, इस नई चीज को। तो इस पूरे मिशन के साथ, इस गोल के साथ हमने शुरुआत की थी। नहीं, वो आपका गोल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दर्शकों ने बहुत अटेंशन दी, बहुत प्यार मिल रहा है, हर आदमी जुड़ के समझ, क्योंकि इसके लिए भी एक नई चीज है। पुलिस का किरदार, आपने एक ऑफिसर का किरदार कई फिल्मों में, कई प्रोजेक्ट में निभाया है, लेकिन एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बड़ा फ्लो में चल रहे हैं। ये जो जिंदगी है, उन दोनों का परस्पर मेल जो इसमें किरदार है, पुलिस का किरदार है, बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों ने अडॉप्ट किया। तो अगर आप इंटेलिजेंट को देखें, टास्क फोर्स को देखें, तो क्या इसी तरह से काम करती है? आपने इस किरदार के लिए कहाँ से इस ब्रीफिंग ली थी? जी, बहुत सारी ब्रीफिंग तो जो हमारे R&D वाले हैं हमारे ऑफिस में, वो लोग बहुत सारी R&D जो है वो लोग करते हैं और उनके साथ में आप बैठ सकते हो, या फिर जो डायरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी उस पूरी R&D से वाकिफ होते हैं, तो जो भी सवाल होते हैं हमारे, वो उनके साथ बैठ के हम करते हैं, या उनके साथ जो मीटिंग जो होती है वो सारे के सारे दृष्टिकोण पे होती है, वो सारी मीटिंग R&D को लेके। और उसके अलावा आपने अपनी जिंदगी किस तरह से जी है, आपका सबका ऐसे लोगों से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और चूंकि जिस तरह का व्यक्ति मैं रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में बहुत समय बिताता हूँ, उनको सुनता बहुत हूँ, उनके बीच उनकी जानकारी इकट्ठा करने में यकीन रखता हूँ। उसके कारण भी मेरी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है जब भी मैं कोई किरदार करने जाता हूँ। तो R&D आपके अगर स्वभाव का हिस्सा है, तो शायद ही कोई किरदार है जिसकी R&D आपने पहले से नहीं करके रखी है। तो ऐसे बहुत सारे रॉ के एजेंट, बहुत सारे आपको इंटेलिजेंस एजेंट, NIA वाले मेरे जानने वाले लोग रहे हैं, या उनके साथ कभी मिलना हुआ है, उनके साथ कभी डिनर करना हुआ है, उनको सुना बहुत है, उनको जाना बहुत है। तो कोई भी चीज ऐसी होती थी जिसके बारे में कुछ नया कुछ जानना होता था, तो मैं उनको फोन कर लेता हूँ। ये जो बड़ी इनफॉर्मल सी जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, वो बड़ी इनफॉर्मल होती है, जिसमें कि हम कोई समय तारीख तय नहीं करते हैं और उस समय तारीख और जगह पे हम मिलते नहीं हैं। वो लगातार जिज्ञासा उठती रहती है जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते हो कैरेक्टर को,
और जैसे जैसे सवाल आते हैं वैसे वैसे आप किसी को फोन करते हो, या तो डायरेक्टर को, या जो ऑफिस का जो R&D वाला है, या फिर डायरेक्टली जो किसी को अगर आप जानते हो तो उनसे आप बात कर लेते हो। जी। सीजन 2 की अगर बात करें तो इसमें लैंग्वेज भी है, तमिल तेलुगु भी बोली गई है। आपने भी इस तरह की फिल्में की हैं, कई लैंग्वेज में फिल्में की, तो मुश्किल नहीं हो रही होगी समझने में वहाँ पे जब उन कलाकारों के साथ काम कर रहे होंगे? नहीं, मुश्किल होती है, लेकिन उनके उनके डायलॉग्स को अगर वो है तो हम जानना चाहते हैं कि भाई आप बोल क्या रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आपके अपने एक्सप्रेशंस और रिस्पॉन्स तय होते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात ये होती है कि जब आप पैन इंडिया की बात करो, तो क्योंकि इंडिया में सिर्फ हिंदी नहीं है, ये हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी नहीं है। और तमिलनाडु इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री रेवेन्यू के हिसाब से भी, और तेलुगु इंडस्ट्री भी उतनी ही बड़ी है, शायद बहुत ज्यादा बड़ी। तो जब आप इन लोगों के साथ काम करते हो तो इनके अपने तक काम करने के तरीके, तौर तरीके, इनके ह्यूमर, इनकी बातचीत, इनके स्वभाव, इनका फूड हैबिट, इनका कल्चर, इन सब के बारे में आप अपनी तरफ से छानबीन करते हो, खोजबीन करते हो, और उनके साथ एक तालमेल बिठाने की हमेशा कोशिश रहती है। अंततः आपको ये जो पूरा अनुभव रहता है वो बड़ा सुखमय हो जाता है जब आप उनके साथ चेन्नई की गलियों में घूम रहे होते हैं, एक अच्छे खाने की जगह को ढूंढने के लिए। वो जो पूरी यात्रा है वो अपने आप में उनके साथ में बड़ी यादगार हो जाती है। जाहिर सी बात है, शूटिंग का एक्सपीरियंस, आप इतने दिनों से 26-28 साल से आप इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, और फिल्मों के बाद जब आप OTT के अखाड़े में उतरे हैं, वहाँ पे भी अवार्ड्स अपने नाम पे कर लिए हैं। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स में, मतलब OTT, एक सवाल ये भी है मेरा कि फिल्मों से कितना अलग है OTT प्लेटफॉर्म एक कलाकार के लिए? इस कोरोना काल में क्या जीवन दान है OTT प्लेटफॉर्म? इस कोरोना काल में जीवन दान इसलिए भी रहा है क्योंकि हमने इसकी शूटिंग पहले कर ली थी, और आगे हम शूटिंग कर पाए, और कोई इंडस्ट्री फिर से बिजी हो, लोगों की रोजी रोटी फिर से लोग रोजी रोटी कमाना शुरू करें। उसके लिए जरूरी है कि कोरोना जो है वो धीरे धीरे समाज से खत्म हो, और वैक्सीन बहुत ज्यादा होप दे रहा है। इस दौरान में मनोरंजन के लिए साधन जो है सिर्फ दर्शकों के लिए OTT रहा है, लेकिन हम लगातार कंटेंट क्रिएट करते रहें, इसके लिए भी कोरोना का जाना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो नए कंटेंट बनाने में बहुत मुश्किल आएगी। सीजन 1 के बाद जब सीजन 2 की शुरुआत होती है तो आप एक टास्क फोर्स छोड़ के, दूसरे सीजन में आप जब आपकी एंट्री हो रही है तो आप टास्क फोर्स छोड़ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए हैं। तो तीसरे सीजन का हिंट तो मिल गया है कि कोरोना के इर्द गिर्द घूमेगा, तो इस बार क्या होगा? कहीं आप किसी और प्रोफेशन की तरफ जाएंगे या अभी टास्क में ही बने रहेंगे? अभी स्क्रिप्ट हाथ में आने दीजिए अनुराग फिर मुझे भी पता चलेगा कि मैं किस नौकरी की तरफ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ कि जो फाइनल स्क्रिप्ट होगी वो किस तरह की होगी, और किरदार किस तरह का उसका आर्क होगा, किस तरह का ग्राफ होगा, ये वो सब तय करेगा जब राज एंड DK साहब जो हैं ये लोग मुझे वो स्क्रिप्ट देंगे मेरे हाथ में। और सीजन 1 और 2 को दोनों को बहुत सारा प्यार मिला है, सीजन 3 का भी इंतजार है, लोग अनाउंसमेंट भी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे श्रीकांत तिवारी को प्यार मिला है? सीजन 1 में जो सीरीज को और श्रीकांत तिवारी को जितना प्यार मिला, हमें लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा है किसी भी मापदंड से, लेकिन सीजन 1 में और सीजन 2 में जो मिल रहा है वो ऐतिहासिक है। ऐसा प्यार किसी ने ऐसा अनुभव नहीं किया था, किसी भी फिल्म मेकर ने, किसी भी एक्टर ने OTT पे। और हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के में जो है हम यात्री हैं, और हम इसमें से जुड़े हुए हैं। हम सब उनको हाथ जोड़ के नमन करते हैं और इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे सीजन 3 में हम चाहते हैं कि हम तो पूरी कोशिश करने वाले हैं कि हम अच्छा ही काम करें जैसा कि हम करते आए हैं, बस लोगों का प्यार मिलता रहे। इसी के लिए हम पूरी जोड़ तोड़ लगाएंगे कि अच्छा काम लोगों तक पहुंचाएं। बाकी वो कहाँ तक और किस हद तक उसको लेके जाते हैं ये लोगों के हाथ में है और ऊपर वाले के हाथ में है। हम आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच।